Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. Today we are going to start the topic evaluation of internal control system. So without wasting any time, let's start. So far as the auditor is concerned, the examination and evaluation of internal control system is an indispensable part of overall audit program. The auditor needs reasonable assurance that the accounting system is adequate and that all accounting informations which should be recorded, in fact, been recorded. Internal control normally contributes to such assurance. तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ लिया डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसकी चेकिंग, उसे कैसे चेक करना है, उसे कैसे मॉनिटर करना है। तो कह रहा है सो फार द ऑडिटर इज कंसर्न, जहाँ तक ऑडिटर कंसर्न है, जो ऑडिटर के स्कोप में आती है चीज़ें, उस हिसाब से एग्जामिनेशन और इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक पार्ट होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का, ऑडिट प्रोग्राम का। इनडिस्पेंसिबल मतलब इनसेपरेबल। आप ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम को और इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल को अलग अलग नहीं कर सकते। ये एक पार्ट है आपके प्रोग्राम का। अगर आप प्रोग्राम प्लान कर रहे हो, आप सेट कर रहे हो ऑडिट प्रोग्राम कैसे कैसे परफॉर्म करना है, तो उसमें आप ये भी सेट करोगे कि कैसे इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूएट करना है। अब क्यों करना है? क्योंकि ऑडिटर को ना कुछ दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर रिजनेबल अश्योरेंस चाहिए होती है, जो कि है अकाउंटिंग सिस्टम एडिक्वेट है या नहीं, उसे ये चेक करना होता है। और दूसरा, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो एक पर्टिकुलर वे में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जैसे कि एफआरएफ जैसा चाहता है, एफआरएफ जैसा बता रहा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वे में रिकॉर्ड होनी चाहिए, वैसे रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। इन दो चीज़ों के रिगार्डिंग ऑडिटर को रिजनेबल अश्योरेंस चाहिए होती है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इंटरनल कंट्रोल का। इसलिए हमें चेक करना होता है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। बाकी आगे हम अभी बेनिफिट्स पढ़ने ही वाले हैं। बेनिफिट्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों इवेल्युएट करना ज़रूरी है इंटरनल कंट्रोल को। जब आप इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करते हो, चेक करते हो, तो आपको ना कुछ चीज़ें पता चलती है, कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, लाइक वेदर एरर्स एंड फ्रॉड्स आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ऑब्वियस सी बात है, आपका इंटरनल कंट्रोल आपने रिव्यू किया, आपको पता चला इंटरनल कंट्रोल तो वीक है, तो वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस हैं, वहाँ पे एरर के चांसेस हैं। वहीं आपने चेक किया, आपको पता चला आपका इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, तो क्या फ्रॉड और एरर हो सकता है? नहीं। तो सबसे पहले जब आप रिव्यू करते हो इंटरनल कंट्रोल को, तो आपको पता चलता है कि क्या फ्रॉड और एरर होने के चांसेस हैं। देन क्या एक एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है? एडिक्वेट मतलब एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, या कोई फालतू सही है मतलब कुछ अच्छा नहीं है, और उसे उस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है जैसा मैनेजमेंट ने प्लान किया था। अब मैनेजमेंट ने डिज़ाइन तो बहुत अच्छा कर दिया, पर इम्प्लीमेंट करते वक्त एम्प्लॉयज़ ने ख़राब कर दिया, उसे उस वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया जैसा वो डिज़ाइन हुआ है। तो आप जब चेक करते हो, रिव्यू करते हो इंटरनल कंट्रोल, तो आपको पता चल जाता है कि अगर कहीं डिज़ाइनिंग में मिस्टेक है, नहीं है, क्या इम्प्लीमेंटेशन में है या नहीं है। और ये चेक करने से आपको ये पता चल जाता है कि क्या फ्रॉड और एरर होने के चांसेस हैं। देन वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इज़ ऑपरेटिंग। हर एक बड़ी कंपनीज फर्म्स के पास ना एक इंटरनल ऑडिटर होता है, जो एज ए एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी और फर्म उनके लिए ऑडिट परफॉर्म करता है, टाइम टू टाइम रैप परफॉर्म करता रहता है और बताता है कि यहाँ पे रोम होने के चांसेस हैं, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे हमारा इंटरनल कंट्रोल वीक जा रहा है, तो हमें इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने की ज़रूरत है। तो जब आप इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे ना, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सही है, तो आपको समझ आएगा कि इनका इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट हो रहा है। वेदर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज़ अ बियरिंग ऑन हिज वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होने वाले काम। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्टर करना, चीज़ों को सही तरीके से सेट करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर कंट्रोल ओवर वर्क रिक्वायरमेंट एनरोलमेंट वीक है, तो कोई भी डमी नाम लिख के कोई भी वर्कर का उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा, कैसा भी वर्कर आ जाएगा, वो टैलेंटेड नहीं होगा, वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। वहीं इसको दूसरी वे में समझो एक और एग्जांपल के साथ। तो जैसे आपके पास आई इन्वेंट्री, स्टॉक आया 100 पीसेस का, और जो नोट करने बैठा है उसने लिख दी 100 पीस थी, उसने लिख दी 10 पीस। अब अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा और वहाँ पे एक पर्सन कोई बैठा होगा क्रॉस चेक करने को, एक ने तो लिख दी 10 पीस, जब क्रॉस चेक होने गया तो पता चला यहाँ पे गलत लिखा है, वो सही कर देगा। वहीं इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, बस एक ने लिखी 10 पीस और वो बुक रख दी गई फॉर। अगर आप अपना इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कर रहे हो, उसे चेक कर रहे हो, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं।
देन वेदर द कंट्रोल्स एडिक्वेटली सेफगार्ड द एसेट्स। हमने इंटरनल कंट्रोल में क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि ये वो प्रोसेस है जो मैनेजमेंट और TCWG डिज़ाइन इम्प्लीमेंट और मेंटेन करते हैं टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस रिगार्डिंग सम मैटर्स, जिसमें से एक मैटर हमने पढ़ा था सेफगार्ड ऑफ एसेट्स। तो जब आप इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करोगे, चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये अच्छी तरह से सेफगार्ड कर रहा है, अगर ये वीक है तो ये अच्छी तरह से सेफगार्ड नहीं कर रहा है। How far and how adequately the management is discharging its function in so far as correct recording of transaction is concerned। कितने अच्छे से मैनेजमेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है और इन्फॉर्मेशन को उस करेक्ट वे में रिकॉर्ड कर रही है जैसा वो रिकॉर्ड होना चाहिए। हाउ रेलिएबल द रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड द सर्टिफिकेट्स टू मैनेजमेंट कैन बी। अब जब आपको इवेल्युएट करते वक्त ये पता चल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या नहीं, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है या नहीं, तो आपको इससे ये भी आइडिया मिल जाएगा कि उनके रिपोर्ट्स रेलिएबल हैं, ऐसे हैं रिपोर्ट्स जिन पर रिलाई किया जा सकता है, जिनके रिकॉर्ड्स पर रिलाई किया जा सकता है। अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी बहुत अच्छे से बन रहे होंगे, एकदम करेक्ट रिकॉर्डिंग के साथ बन रहे होंगे, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं एज ऑडिट एविडेंस। देन the extent and the depth of the examination that he needs to carry out in the different areas of account। अब जब आप इवेल्युएट करोगे इंटरनल कंट्रोल को तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस एक्सटेंट पे, कितने डेप्थ में आपको एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है। ये आपका इंटरनल कंट्रोल है, आपको कुछ असर्शंस चेक करने हैं। आपने जब इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट किया, यू रियलाइज्ड कि एक पर्टिकुलर असर्शन जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल इशू कर रही है ना, हम उसे एज ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि किस एक्सटेंट में और कितने डेप्थ में आपको एग्जामिनेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है और क्या ऑडिट टेक्निक्स और ऑडिट प्रोसीजर्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट होंगे बाकी एरियाज़ में परफॉर्म करने को। देन अभी ऊपर सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि हमें ये पता चलेगा कि क्या एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही से यूज़ हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है जैसा मैनेजमेंट ने प्लान किया था। अब आपको ये पता चल गया कि जैसा मैनेजमेंट ने प्लान किया था ना, वैसे यूज़ नहीं हो रहा है, वैसे सही से काम नहीं कर रहा। पर क्या इतना जानना इनफ है? नहीं। कौन से एरिया में अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये जानना भी ज़रूरी। तो जब हम इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि व्हाट आर द एरियाज वेयर कंट्रोल इज़ वीक एंड वेयर इट इज़ एक्सेसिव। कोई एक एरिया जहाँ पे आपने इस तरह से कंट्रोल लगा दिया है कि वहाँ पे फ्रॉड तो नहीं कर पा रहा है एम्प्लॉय, पर ऐसा कंट्रोल है कि वो ढंग से काम भी नहीं कर पा रहा। और इन सब के बेसिस पे एट लास्ट आपको ये पता चलेगा कि क्या आपको कोई सजेशन देने की ज़रूरत है मैनेजमेंट को या फर्म को रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और यहाँ बेनिफिट्स के पॉइंट ख़त्म होते हैं। एज यहाँ पे इतने सारे बेनिफिट्स दिए हैं, इनके सबको याद ना हो रहा हो तो ना एक लॉजिक के साथ जाना। जब आप इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे तो आपको ये तो पता चल ही जाएगा ना कि इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं। फिर अगर सही नहीं है तो कौन से एरिया में सही नहीं है ये। अब जब आपको ये पता चल गया इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है, कौन से एरिया में सही नहीं है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के फ्रॉड और एरर होने के चांसेस हैं। अब आपको समझ आ गई है कि ओ यहाँ पे तो फ्रॉड और एरर हो सकता है इस एरिया में, तो आपको आपके एग्जामिनेशन की एक्सटेंट और डेप्थ पता चल जाएगी, कौन से ऑडिट टेक्निक्स, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ये समझ आ जाएगा, और इन सब के बेसिस में क्या सजेशन एट लास्ट हमें देना होगा उनको, फर्म को, टू इम्प्रूव द कंट्रोल सिस्टम, ये पता चल जाएगा। तो यही ऐसे सीक्वेंस में हमने अभी 6 पॉइंट तो यहीं लर्न कर लिए। आई होप आपको ये याद भी हो गया होगा 6 पॉइंट्स। इसे 2 से 3 बार रीड करो, आपको और अच्छी तरीके से वर्ड के साथ, कीवर्ड्स के साथ याद हो जाएगा। बाकी ट्राई टू सॉल्व दिस इलस्ट्रेशंस, इससे आपको समझ आएगा कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं। फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। ये टॉपिक ना बेसिकली जो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, उसका रिवीजन है, उसका समरी है। फर्स्ट पैरा में ये बोल रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर तब फॉर्मुलेट कर सकता है जब वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग ले ले इंटरनल कंट्रोल, उसके एक्चुअल ऑपरेशन की। अगर वो इसकी अंडरस्टैंडिंग लिए बिना ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट करता है तो उसका ऑडिट प्रोग्राम एकदम बेकार हो जाएगा, अननेसेसरीली हैवी हो जाएगा, और जो एक ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है वो अच्छी तरह से मीट नहीं कर पाएगा। उसे ज़बरदस्ती बहुत सारी एंट्रीज, वाउचर्स चेक करते रहने पड़ेंगे क्योंकि उसने इंटरनल कंट्रोल देखा ही नहीं। और जैसा कि फर्स्ट लाइन में लिखा है कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं लेना है, उसके ऑपरेशन के रिगार्डिंग भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बार अच्छे से इंस्टॉल तो कर लिया सिस्टम,
लेकिन कोई फॉलोअप नहीं हो रही है मैनेजमेंट के द्वारा, उसे कंप्लाई नहीं किया जा रहा है ठीक से। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ऑडिटर ये चेक नहीं करेगा एक्चुअल ऑपरेशन को, तो वो बिलीव कर लेगा, वो मान लेगा कि सिस्टम एग्जिस्ट करती है जो कि एक्चुअल में ऑपरेट ही नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से ये सिचुएशन ऑडिटर के लिए बहुत वर्स्ट हो जाएगी। और एट लास्ट जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होगे, आपको रियलाइज़ होगा और आप एक कन्फ्यूजन के पॉइंट में आ जाओगे, मिड्स ऑफ कन्फ्यूजन में आ जाओगे, अगर आपने पहले से ध्यान दे के अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। तो ये अच्छा रहेगा कि अगर आप अच्छी तरीके से रिव्यू कर लो अपने इंटरनल कंट्रोल को, इससे आपको बहुत सही से टाइम मिलेगा, आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या कंट्रोल्स और इम्प्लीकेशंस हैं एनवायरनमेंट में, वहाँ की कंट्रोल एनवायरनमेंट में, वहाँ के सिस्टम में, फर्म में, जिससे आपको एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम फ्रेम करने में हेल्प होगी। और दूसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो हमें नोटिस मैनेजमेंट के ध्यान में लानी है, मैनेजमेंट के नोटिस में लानी है, कि आपका सिस्टम वीक है या कोई सजेशन देना है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये बतानी है। अब जब आप ऑडिट प्लान करने से पहले ही इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट कर लोगे, तो जब आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे होगे ना, तो आप ये चेक कर पाओगे कि कितनी वीकनेस रिमूव कर दी जा चुकी है। आपने पहले इवेल्युएट किया, आपने मैनेजमेंट को सजेस्ट किया कि ये दिक्कतें हैं और आपको ये मेजर लेके इन चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। तो जब आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो आपको अश्योरिटी मिल जाएगी, आप चेक कर पाओगे कि क्या मैनेजमेंट ने सही में इन वीकनेस में काम किया है। एट लास्ट वापस से इस पैराग्राफ में वही सेम चीज़ें रिपीट कर दी गई है और क्रक्स में यही लिख दिया है कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि क्या अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए जा सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। अगर ऑडिटर को ऐसी कोई सिचुएशन दिखेगी जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल वीक, तो वो वहाँ पे कुछ और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, टेस्ट परफॉर्म करेगा, या तो वो कोई पर्टिकुलर टेस्ट जो परफॉर्म हो रहे हैं उन्हें ही एक्सटेंड कर देगा और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को कवर करते हुए चेक करेगा। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो एडिशनल टेस्ट भी परफॉर्म करेगा, ताकि एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके, एक रिजनेबल अश्योरेंस तक पहुँच सके। जिसका एक एग्जाम्पल दिया है कि जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, ये ऑडिटर का चेक करने का काम नहीं होता कि अच्छा आपके यहाँ ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये डिज़र्व करता है 50,000 की सैलरी पाना, आप इसको 50,000 दे रहे हो कि नहीं। ऑडिटर बस ये देखेगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल सैलरी कितनी आपने दी है। पर अगर उसको दिख रहा है कंट्रोल वीक है, वहाँ पे डमी वर्कर क्रिएट किए जा सकते हैं, या मिसलेनियस या फेक वाउचर, फेक रिसिप्ट क्रिएट करके दिखाया जा सकता, फेक वेजेस दिखा सकते हैं, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस भी चेक करेगा। तो जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस का एग्जांपल दिया है, वैसे ही नेक्स्ट पैरा में इंटरनल कंट्रोल ऑन सेल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स पे बात की है। अब ऑडिटर सोच रहा है कि बैलेंस शीट डेट के आसपास ना कभी भी जाके मैं ट्रेड रिसीवेबल्स और बैलेंस, इसके जो बैलेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। लेकिन जब अगर उसको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ का कंट्रोल वीक है, तो वो बैलेंस शीट की डेट के आसपास की डेट में नहीं जाएगा, वो जिस दिन ईयर एंड हो रहा है उसी दिन जाके बैलेंस रिकॉर्ड करके आएगा, ताकि जो बीच में टाइम वेस्ट हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, आपका ईयर एंड डेट है, ये बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट बन गई और आप इस डेट में जाके पहले चेक करने वाले थे, पर आपको पता चल गया कंट्रोल वीक है, तो आप इसी दिन जाके चेक करोगे, ताकि ये जो बीच में इंटरवेनिंग पीरियड है, ये जो टाइम है, इसमें कोई फ्रॉड या एरर ना हो जाए। तो एट लास्ट इन सब पैरास का क्रक्स ये निकलता है कि पहले आप इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करोगे, आप पहले इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके बाद आप अपना ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट करोगे। तो अभी तक हमने समझा कि क्यों इवेल्युएशन करते हैं, क्या बेनिफिट्स होती है उसकी। अब समझेंगे क्या मेथड्स होते हैं इवेल्युएशन की, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल methods. A review of the internal control can be done by a process of study, examination and evaluation of the control system installed by the management. तो सबसे पहले तो आप इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू कैसे कर सकते हो, आप उसे पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो, आप एग्जामिन कर सकते हो, उसे इवेल्युएट कर सकते हो उस कंट्रोल सिस्टम को जो मैनेजमेंट ने इंस्टॉल किया है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप है, इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ द कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। पहले तो ये पता करोगे ना कि इंटरनल कंट्रोल में कौन सा कंट्रोल मैनेजमेंट लेड कर रही है, कौन सा कंट्रोल मैनेजमेंट अप्लाई कर रही है, ऑपरेट कर रही है, यूज़ कर रही है। अब ये पता कैसे चलेगा? बाय रीडिंग कंपनी मैनुअल्स, स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, और साथ में कुछ इंक्वायरीज करने से फ्रॉम द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़। ऑडिटर को ये पता चल जाएगा कि क्या कैरेक्टर है, क्या स्कोप है, क्या एफिशिएंसी है हमारे कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कैसे करते हैं? उसे स्टडी, एग्जामिन और इवेल्युएट करके, जिसका फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व करता है ये समझना कि
क्या कंट्रोल और प्रोसीजर्स हैं जो लेट डाउन किए गए हैं बाय मैनेजमेंट, जो कि हम कर सकते हैं बाय स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, मैनुअल्स, फ्लो चार्ट्स और कुछ सूटेबल इंक्वायरीज कंडक्ट करके. द ऑडिटर मस्ट आस्क द राइट पीपल द राइट क्वेश्चन इफ़ ही इज़ टू गेट द इंफॉर्मेशन ही वांट्स. अगर ऑडिटर को सही इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो उसे सही इंसान से सही क्वेश्चन करना होगा. अब आप प्रोडक्शन वाले के पास जाके पूछ रहे हो कि सेल्स की वॉल्यूम क्या चल रही है, कैसी चल रही है, तो वो कैसे बताएगा. आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव वालों का सवाल कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि अगर कोई इन्वेंट्री आ रही है तो उसकी एंट्री कैसे हो रही है बताओ, तो क्या फाइनेंस वाला बता पाएगा? नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम है. सो ऑडिटर मस्ट आस्क द राइट पीपल द राइट क्वेश्चन अगर उसको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए. और ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा अगर वो रिटर्न नोट्स बनाता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, आपने आंसर सुन लिया, आपने दिमाग में बस बैठा लिया, अब थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे. और ये इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी है, ये सब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, एक प्रॉपर रिव्यू इवेल्युएशन कंडक्ट करवाने के लिए ऑडिटर इनमें से कुछ मेथड्स यूज़ कर सकता है, विच इज़ नैरेटिव रिकॉर्ड, चेक लिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर एंड फ्लो चार्ट. तो चलो इन मेथड्स को डीप में समझते हैं थोड़ा. This is a complete and exhaustive description of the system as found in operation by the auditor. Actual testing and observations are necessary before such a record can be developed. It may be recommended in cases where no formal control system is in operation and would be more suited to small business. नैरेटिव रिकॉर्ड मतलब ऐसा रिकॉर्ड जो एक नैरेटिव सेट कर दे, मतलब एक कंप्लीट रिकॉर्ड. अगर ये आपका इंटरनल कंट्रोल है, ये आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट है, इससे रिलेटेड रिकॉर्ड हर एक एक डिटेल, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता. कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, जो आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम से रिलेटेड पूरा कंप्लीट एक एक चीज़ कैसी है, क्या है, कब परफॉर्म होती है, किस तरीके से होती है, किस एक्सटेंट पे होती है, एवरी सिंगल डिटेल अबाउट योर सिस्टम जिस रिकॉर्ड में गिवन हो वो होता है तुम्हारा नैरेटिव रिकॉर्ड. अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा इस डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड ही नहीं हो सकता. तो उसे प्रोवाइड करने के लिए आपको एक प्रॉपर टेस्टिंग करनी होगी, ऑब्जर्वेशंस करने होंगे, सो दैट ऐसा एक रिकॉर्ड डेवलप हो पाए. अब ये कब रिकमेंडेड होता है? फॉर्मल, जहाँ पे कोई फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम ना हो, जनरली स्मॉल बिजनेस में. अब आप जा रहे हो अडानी ग्रुप की ऑडिट करने, आप वहाँ पे बोलोगे कि मेरे को पूरे अडानी ग्रुप का सिस्टम समझना है, मेरे को उनका पूरा नैरेटिव रिकॉर्ड बनाना है. 1000, 1500, 2000 पेजेस ख़त्म हो जाएंगे, आपका रिकॉर्ड नहीं ख़त्म होगा. वहीं आपको ग्रुप के किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक किसी यूनिट की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी यूनिट के इंटरनल कंट्रोल को समझना है, तो वो फिर भी पॉसिबल है. इसीलिए बोल रहा है ये जो नैरेटिव रिकॉर्ड का मेथड है, जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना, बनाना, कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन देने वाला जो रिकॉर्ड बनाने का मेथड है, ये स्मॉल बिजनेसेस में ज़्यादा सूटेबल होता है. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. पहला, टू कॉम्प्रीहेंड द सिस्टम इन ऑपरेशन इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. कॉम्प्रीहेंड मतलब अच्छी तरीके से समझना, मेंटली ग्रेस्प करना किसी इन्फॉर्मेशन को. तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि मैंने बताया, आप पूरे अडानी ग्रुप के सिस्टम का नैरेटिव रिकॉर्ड नहीं बना सकते, वो पॉसिबल नहीं होगा, या आप बनाने जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएंगी. इसलिए नैरेटिव रिकॉर्ड का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसकी पूरी कॉम्प्रीहेंड, उसकी एक कॉम्प्रीहेंशन, एक अच्छी नॉलेज ले पाना, पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाना क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है. देन जिस सिस्टम की आप ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हो, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हो, उस सिस्टम में आप वीकनेस या गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब यहाँ पे आपको एक पूरा डिस्क्रिप्शन मिल गया, एक एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन मिल गया कि इसके बियॉन्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता. अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि इससे बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे आप चेंजेस कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे? तो नैरेटिव मेथड से हमें क्या समझ में आता है कि एक सिस्टम का पूरा कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन बनाना, जिसके लिए ज़रूरी होता है टेस्ट परफॉर्म करना, ऑब्जर्वेशन करना. और ये वहीं पॉसिबल है जहाँ पे एक फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, एक स्मॉल बिजनेस में पॉसिबल है. क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि है कि आप पूरी एक प्रॉपर नॉलेज नहीं ले सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होगा किसी भी सिस्टम की. एंड देन उसके वीकनेस और गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाना डिफ़िकल्ट होगा. और आफ्टर ऑल दिस, एज वो एग्जॉस्टिव होता है, तो उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना दिक्कत की बात होती है. एंड हियर वी आर डन विद अवर फर्स्ट मेथड. अवर सेकेंड मेथड इज़ चेक लिस्ट. Checklist. This is a series of instructions and or questions
which a member of the auditing staff must follow and or answer. When he completes instruction, he initials the space against the instructions. Answer to the checklist instruction are usually yes, no, or not applicable. This is again an on-the-job requirement and instructions are framed having regard to the desirable element of control. मतलब आपने एक लिस्ट फॉर्म कर ली है जिसमें जो कि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन कर क्या इंक्लूड करती है। आपको इंस्ट्रक्शन में रखा है कि आपको ना ये क्वेश्चन पूछना है इस मेंबर से। आपने एक सीरीज बना ली है क्वेश्चंस की, इसे कहते हैं चेक लिस्ट। मतलब आपने एक लिस्ट बना ली है कि हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, और जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो, ये एक इंस्ट्रक्शन आपको मिला है कि आपको ये क्वेश्चन पूछना है और इसके आंसर्स आपको लाने हैं। आपने इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, आपने सबके आंसर्स पा लिए, तो अब क्या करोगे जब आपका इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, ही इनिशियल्स द स्पेस अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में जो स्पेस है यहाँ पे आप अपनी साइन करोगे। मतलब आप ये स्पेसिफाई करोगे कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन मैंने कंडक्ट की है और ये अच्छी तरीके से हुई है और मैं इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ या मानती हूँ, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब हाँ मैंने चेक किया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ऐसा। अब जनरली इस चेकलिस्ट के क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, वो येस, नो या नॉट एप्लीकेबल में होता है, ना कि एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ या 2-3 लाइन का आंसर। ये ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट होती है और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वो होते हैं जो डिज़ायरेबल एलिमेंट ऑफ कंट्रोल को रिगार्ड करें। मतलब आपको कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, तो जो चीज़ उस पर अफेक्ट कर रही है, जिसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा कंट्रोल के साथ, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, ना कि आपको क्वेश्चन पूछने बोला है तो जाके कुछ भी पूछ रहे हो। अब पता चला आप जाके पूछे और घर कैसा चल रहा है, खाने में क्या बना था, तो ये कुछ कंट्रोल के लिए पूछने की बात हुई आपकी नहीं। तो वही है, वो इंस्ट्रक्शन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो विथ रिकॉर्ड होंगे डिज़ायरेबल एलिमेंट ऑफ कंट्रोल के। अगेन इस बात पे ध्यान दो, यहाँ पे बार बार क्वेश्चन वर्ड रिपीट नहीं किया है, यहाँ पे बार बार इंस्ट्रक्शन वर्ड रिपीट किया है। एग्ज़ाम में लिखते वक्त ध्यान रखना, चेकलिस्ट के बारे में लिखते हुए अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन लिख दोगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए चेकलिस्ट के। क्या ऑर्डर प्लेस करने के पहले टेंडर्स बुलाए गए थे, टेंडर्स दिए गए थे, और जो ऑर्डर रिटन है इन्हीं के बेसिस में परचेज ऑर्डर किए गए या नहीं। आपके पास ऑर्डर लिखा है 10 लाख का और आपने परचेज़ किया 50 लाख की, तो इसका आंसर क्या होगा, येस, नो, नॉट एप्लीकेबल। इज़ द परचेज ऑर्डर फॉर्म स्टैंडर्डाइज। ऐसे ही कोई भी परचेज ऑर्डर फॉर्म क्रिएट करती है कि एक स्टैंडर्ड है, उसका एक लेवल है। आप परचेज ऑर्डर फॉर्म्स प्री नंबर्ड, आप देखोगे अगर आप शॉपिंग और करने जाओगे और आपको जो बिल मिलती है ना, उसमें बिल का नंबर होता है। वैसे ही जो परचेज़ ऑर्डर होते हैं ना, उनका भी नंबर होता है, जैसे परचेज़ ऑर्डर नंबर 1, परचेज़ ऑर्डर नंबर 2। तो वही जो आपके परचेज़ ऑर्डर फॉर्म है, क्या वो प्री नंबर्ड है। Are the inventory control accounts maintained by persons who have nothing to do with the custody of work, receipt of inventory, inspection of inventory and purchase of inventory? ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ना क्वेश्चन के, ऐसा नहीं है कि आप जाके यही 5 क्वेश्चन पूछ के आ जा रहे हो, नहीं, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एट लास्ट जो ये कंप्लीट चेकलिस्ट होती है, ये स्टडी की जाती है प्रिंसिपल, मैनेजर या सीनियर के द्वारा, ये समझ पाने के लिए कि क्या इंटरनल कंट्रोल अच्छे से एग्जिस्ट कर रहा है। अब आर्टिकल्स को उनने भेज दिया कि जाओ ये क्वेश्चन पूछ के आओ और इसका आगे येस, नो या नॉट एप्लीकेबल लिख के लाओ, जो भी आंसर आपको मेंबर्स दे रहे हैं या मैनेजर्स दे रहे हैं। अब आर्टिकल्स ने ये करके ला दिया, उसके बाद प्रिंसिपल, मैनेजर या सीनियर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से ये डिफ़ाइन करेंगे, ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करती है, और करती है तो क्या अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है और एफिशिएंट है। एंड हियर वी आर डन विथ आवर नेक्स्ट मेथड ऑल्सो। पहले हमने समझा नैरेटिव रिकॉर्ड एंड देन हमने समझा चेकलिस्ट। नाउ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर ना कुछ नहीं है, बस जो आपने चेकलिस्ट पढ़ा है ना, उसी को थोड़े बड़े रूप में है। जैसे चेकलिस्ट में आंसर कैसे हो सकता था, येस, नो और नॉट एप्लीकेबल, उसके आगे कुछ करना है तुमको नहीं। वहीं जब आप इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर परफॉर्म करने आते हो तो येस है तो ठीक है, पर अगर इसका आंसर नो है तो वहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी कि क्यों नो है इसका आंसर। अब चेकलिस्ट में क्या होता था, आप अपने लोगों को चेकलिस्ट बना के दे दोगे, वो जाएंगे, वो क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे और उसके बाद उस पर साइन करके उसे अटेस्ट करके ये कंफर्म करेंगे कि हाँ उनने कंडक्ट की है।
क्वेश्चनेयर में क्या होता है, क्वेश्चनेयर इशू किया जाता है क्लाइंट को और उसको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप हमें ये फिल करके दो। और अगर आंसर में कोई इनकन्सिस्टेंसी दिखती है, जैसे कि आपने 4 क्वेश्चनेयर बनाए, चारों में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर एक येस दे रहा है, तो एक नो दे रहा है, तो एक तो नॉट एप्लीकेबल बोल दे रहा है। तो अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है, कोई गड़बड़ दिख रही है, तो फिर ऑडिटर का जो स्टाफ है वो क्लाइंट के एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के उसकी क्लियर पिक्चर लेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा। तो चेकलिस्ट और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर में यही डिफरेंस है कि चेकलिस्ट मतलब आप ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इंटरनल कंट्रोल में आप थोड़ा डीप में जाके ले रहे हो। उसमें भी अगर आंसर येस है तो वेल एंड गुड, और नो है तो फिर उसके लिए रीज़न चाहिए कि क्यों नो है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं क्वेश्चनेयर के, जिसमें से तीन चीज़ों को लेके एग्जांपल दिया है, परचेजेस, क्रेडिटर, इन्वेंट्रीज और फिक्स्ड एसेट भी, 4 चीज़ों को। हम अभी सिर्फ परचेजेस पढ़ेंगे, ये एग्जांपल है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो इसमें समझने का कुछ नहीं है, अभी आप परचेजेस पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम क्लास में परचेजेस के एग्जांपल पढ़ते हैं, बाकी क्रेडिटर, इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट के आप खुद पढ़ के देखना। इन केस कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर परचेजेस सेंट्रलाइज इन द परचेज डिपार्टमेंट, क्या परचेज डिपार्टमेंट ही परचेजेस की हर चीज़ों पे ध्यान दे रहा है कि परचेज़ कैसे कंडक्ट करना है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, टेंडर्स कैसे होंगे, कोटेशन क्या है, सप्लायर कौन है, क्या ये सब सेंट्रलाइज्ड है टू परचेज डिपार्टमेंट की यहाँ पे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कोई भी आके कुछ भी सजेशन दे के जा सकता है या कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। अब देखो, अगर इसका आंसर येस है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर इसका आंसर नो है तो नो क्यों है, कौन है, और जो जिसके हाथ में परचेजेस की आपकी क्या कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट्रलाइज मतलब समझते हो ना, डिसेंट्रलाइज करना मतलब किसी एक के हाथ में किसी चीज़ की अथॉरिटी थी, आपने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, आपने 10 लोगों को अथॉरिटी दे दी। आर परचेजेस मेड ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड सप्लायर्स, इफ़ येस देन वेल एंड गुड, इफ़ नो तो मतलब अब रोड चलते ऐसे किसी भी घूमते फिरते, अरे ये सप्लायर दिख रहा है ऐसे सामान उठा लो, ऐसे होगा नहीं, आपका मतलब इंटरनल कंट्रोल वीक है, यस। तो इस तरह से जो यहाँ पे येस, नो, नॉट एप्लीकेबल आंसर्स होते हैं वो काम करते हैं। क्या जो लिस्ट है अप्रूव्ड सप्लायर्स की वो अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी जा रही है। अब आपके पास अप्रूव्ड सप्लायर्स तो हैं पर उनकी लिस्ट नहीं बना रखी है आपने, बस आपके दिमाग में ये 5 सप्लायर अप्रूव्ड है तो आपने बता दिया कि हाँ है, तो अगेन यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल वीक हुआ। क्या ये जो मास्टर लिस्ट है ये एक से ज़्यादा सोर्स कंटेन करती है सप्लायर्स का किसी एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल को लेके। अब कोई एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, ऐसा मेन मटेरियल है जिसके बिना आपका बिजनेस आगे चल ही नहीं सकता, तो आपके पास उसका सिर्फ एक ही सप्लायर है। हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो सप्लायर आपको ट्रांसपोर्ट ना कर पाए या कुछ भी आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो क्या उस सिचुएशन में अपनी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आपके पास कोई दूसरा सोर्स है सप्लायर का। इफ़ येस देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो भाई यहाँ दिक्कत है। क्या जो परचेज़ ऑर्डर है वो ड्यूली साइन किए जा रहे हैं ऑथराइज पर्सन के द्वारा। क्या आपके पास कुछ कॉम्पिटिटिव कोटेशंस आ रहे हैं सप्लायर्स के, जिससे आप सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको परचेज़ ऑर्डर देना है नहीं देना है, परचेज़ ऑर्डर प्री नंबर्ड है या नहीं, परचेज़ ऑर्डर को जो एम्प्लॉयज़ है वो साइन कर रहे हैं या नहीं, वो ऑथराइज़ कर रहे हैं या नहीं, जो इतने भी मटेरियल्स रिसीव हो रहे हैं वो रिसीविंग डिपार्टमेंट में ही रिसीव हो रहे हैं। क्या जो पर्सन कनेक्टेड है रिसिप्ट ऑफ मटेरियल से वो रिसिप्ट करने से मना कर दे रहा है या अप्रूव करने से मना कर दे रहा है इनवॉइस। अब आपके गोडाउन के बाहर पे व्हीकल आई है जो आपके सामान लेके आई है, परचेज ऑर्डर लेके आई है, और जो पर्सनल है जो इसके लिए ऑथराइज है वो बोल रहा है नहीं मैं तो नहीं अप्रूव कर रहा, मैं नहीं ले रहा ऑर्डर, तो क्या यहाँ पे आपका काम चलेगा? नहीं। और मटेरियल्स इंस्पेक्टेड, काउंटेड, वेटेड एंड मेजर्ड। अब सामान आया, आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, आपने बोल दिया उठा के रख दो, आपको अब कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे नहीं होता, जब सामान आता है आप चेक करते हो कि अच्छे कंडीशन में आया है, सही क्वालिटी में आया है, सही क्वांटिटी में आया है। और जैसे हमारे परचेज ऑर्डर्स प्री नंबर्ड होते हैं वैसे ही हमारी गुड रिसीव नोट्स भी प्री नंबर्ड होती। मतलब आपने परचेज ऑर्डर किया 10 बार, आपके परचेज ऑर्डर फॉर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब मान लो इन सब में से ना जो परचेज ऑर्डर 5 है उसका सामान पहले आ गया, तो आपकी जो गुड्स रिसीव नोट होगी वो नंबर 5 होगी ऐसे। तो जैसे कि परचेज ऑर्डर प्री नंबर्ड होते हैं वैसे ही गुड्स रिसीव नोट प्री नंबर्ड है या नहीं, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर ये प्री नंबर्ड नहीं है, यहाँ पे नंबर नहीं है, तो आपको कैसे समझ आएगा ये कौन से ऑर्डर का सामान आया है।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया क्वेश्चनेयर मेथड भी। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं। बाकी ये जो क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज, फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग एग्जांपल दिया है वो आप पढ़ के देखना। नोट में ये लिखा है कि ये ध्यान में रखो कि जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर होता है ये तुम इशू करते हो क्लाइंट को, कि क्लाइंट, और उसे रिक्वेस्ट करते हो कि तुम जाओ और जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनसे इसे फिल करा के लाओ। आपके पास जो क्लाइंट आया, मैनेजर आया, आपने उसको इशू कर दिया इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर। अब वो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, उनसे परचेज रिलेटेड जो भी क्वेश्चनेयर है उस पर आंसर्स लिखवाने। एंड अवर लास्ट मेथड इज़ फ्लो चार्ट। Flow chart. It is a graphic presentation of each part of company's system of internal control. A flow chart is considered to be the most concise way of recording the auditor's review of the system. It minimizes the amount of narrative explanation and thereby achieves a consideration or presentation not possible in any other form. अब वैसे फ्लो चार्ट क्या होता है ये तो समझाने की कुछ चीज़ नहीं है। एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की वे पे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आप फ्लो चार्ट बना के रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वही इंटरनल कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यूज़ करना, मतलब आप कंट्रोल सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बना रहे हो, एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन कर रहे हो कि इस तरह से हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ऐसे काम करता है, ये करता है, वो करता है। ये सबसे बेस्ट वे होता है, कंसाइज वे होता है रिकॉर्ड करने का ऑडिटर के रिव्यू को। क्यों? क्योंकि ये मिनिमाइज़ कर देता है नैरेटिव एक्सप्लेनेशन। मतलब आप 50 तरह का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, 10-10 लाइन के पैराग्राफ लिख दे रहे हो। इन सब से आपको अगर रीड होना है, बचना इन नैरेटिव एक्सप्लेनेशन से, देन गो फॉर फ्लो चार्ट। इट गिव्स द बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिस्टम। मतलब एग्जैक्टली आपको जो चीज़ जाननी है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है फ्लो चार्ट से। जो भी फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो बहुत ईजिली स्पॉट की जा सकती है और उसमें इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना बहुत ईजी होगा। बाकी एक फ़्लो चार्ट को समझने के लिए ये नेसेसरी होता है ऑडिटर के लिए कि वो समझे सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन, नेचर क्या है उस एक्टिविटीज़ का, क्या वेरियस चैनल्स ऑफ गुड्स और मटेरियल्स है, बहुत इनवर्ड आउटवर्ड परचेजेस, सेल्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक ओवरऑल स्टडी करना पूरे एंटायर बिजनेस का, उसके मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। इससे आप इंटरनल कंट्रोल को एक करेक्ट पर्सपेक्टिव से करेक्ट वे में समझ पाओगे। फ्लो चार्ट का एक एग्जांपल, जो इतने सारे आप नैरेटिव्स पढ़ रहे हो, अभी इतना ये आपने एग्जांपल पढ़ा, एक्सप्लेनेशन पढ़ा, और वहीं आपने अभी ये देखा, ये चार्ट बना हुआ है। क्या क्या मेथड्स हैं? नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, फ्लो चार्ट। ये एक फ्लो चार्ट है। अब यहीं पे मैं नीचे एक दो पॉइंट्स में ऐड करके ये बता दूं कि इसका मेन काम क्या है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। तो आपको ये समझना ज़्यादा इजी होगा, पढ़ना ज़्यादा इजी होगा कि ये लंबे चौड़े पैराग्राफ्स, ये फ्लो चार्ट। एंड हियर वी आर डन विथ अवर 6th टॉपिक। तो हमने मेथड समझ लिया है कि हमें इंटरनल कंट्रोल कैसे इवेल्युएट करना है। इन मेथड्स में से आप कोई भी एक मेथड परफॉर्म कर सकते हो जिसके बेसिस पे आप इंटरनल कंट्रोल वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये बता सकते हो। बाकी ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखना। अभी तक हमने बहुत सी जगह पे ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ा है, तो यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं अबाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अभी तक आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, पूरे सिस्टम को समझ रहे थे, पूरे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कैसे इवेल्युएट करना है, क्या करना है, ये देख रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेस्ट इंटरनल कंट्रोल्स। अब हम कंट्रोल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म होती है। अभी तक आपने ये चेक किया है कि ये सिस्टम अच्छी तरह से डिज़ाइन हुआ है, और डिज़ाइन हुआ है तो क्या ये अब ऑपरेट किया जा रहा है, इसे इम्प्लीमेंट किया है? हाँ किया है। आपने अभी तक ये समझ लिया। अब आप एक्चुअल टेस्टिंग करोगे सिस्टम इन ऑपरेशन की, ये जो ऑपरेट हो रहा है अब आप इनकी टेस्टिंग करोगे, और ये होता है एक सिलेक्टिव बेसिस में। ही कैन प्लान दिस टेस्टिंग इन सच अ मैनर दैट ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज आर कवर्ड इन अ पीरियड ऑफ से 3 years। मतलब आप ईयर बेसिस पे करते हो, ऐसे मान लो 3 साल का एक बार में चेक कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज देख रहे हो जो कवर हुए हैं। हम जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस टू थिंग्स: डिज़ाइन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने से हमें ऑडिट एविडेंस मिलती है रिगार्डिंग कि कैसे डिज़ाइन हुआ है हमारा
काउंटिंग सिस्टम, हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और कैसे वो ऑपरेट हो रहा है थ्रू आउट द पीरियड। अभी तक आप पूरे सिस्टम को इवेल्युएट कर रहे थे, पूरे सिस्टम को चेक कर रहे थे, बट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंक्लूड टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब जो हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स पढ़े थे ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम उनको चेक करते हैं। इनको टेस्ट करके हमें पता चलता है क्या स्ट्रेंथ है कंट्रोल एनवायरनमेंट की, और उससे हम अपने कंट्रोल रिस्क को रिड्यूस कर पाते हैं। कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऐसे होते हैं ना जो स्पेसिफिकली प्लान नहीं होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, पर वो कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं जिससे हमें इफेक्टिवनेस के बारे में पता चलता है अबाउट डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और कुछ सर्टेन असर्शंस जिससे ये रेलेवेंट है, और कॉन्सिक्वेंटली वो सर्व कर देते हैं एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब आप उसे परफॉर्म करते वक्त, प्लान करते वक्त ना एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्लान नहीं करते हो, आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, पर उसको परफॉर्म करने से आपको आइडिया मिल रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो अब आपने उस एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी थी अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की रिलेटेड टू कैश। उसके लिए ऑडिटर ने कुछ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन प्रोसेस थ्रू इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। तो जब ये प्रोसीजर परफॉर्म करके, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करके उसे जो ऑडिट एविडेंस मिला ना, उसे देख के ऑडिटर ये कंक्लूजन में पहुंचता है कि ये एविडेंस हमें suitability of design and operating effectiveness of policies procedures relevant to particular financial statement से रिलेटेड भी एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑडिटर उन ऑडिट एविडेंस को यूज़ करेगा प्रोवाइडेड इट इज़ सफिशिएंट टू सपोर्ट अ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, पर उसकी एक शर्त है कि वो ऑडिट एविडेंस इस काबिल हो, इतना सूटेबल हो, इतना रिलायबल हो कि वो हमारी कंट्रोल रिस्क असेसमेंट को सपोर्ट कर पाए एक पर्टिकुलर लेवल पे। तो आई होप आपको क्लियर है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मेन हम क्या देखते हैं, डिज़ाइन ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में इंक्लूड, में बोल रहा है ना, मतलब कंपलसरी सिर्फ यही 3-4 चीज़ें नहीं होंगी जो नीचे लिखी हैं, और भी चीज़ें हो सकती है। सो व्हाट डज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंक्लूड? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, supporting transactions and other events to gain audit evidence that internal control have operated properly. For example, verifying that a transaction has been authorized. ऐसे डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना, चेकिंग करना जो सपोर्ट करती है उस ट्रांजैक्शन को, उस इवेंट को, जिससे रिलेटेड अगर ऑडिट एविडेंस मिल रहा है तो वो ऑडिट एविडेंस इंटरनल कंट्रोल के बारे में बता पाएगा, ये बता पाएगा कि वो प्रॉपरली ऑपरेट हो रही है या नहीं। जिसके एक एग्जांपल दिया है, वेरीफाइंग दैट अ ट्रांजैक्शन हैज़ बीन ऑथराइज्ड। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चनेयर वाले में परचेजेस में पढ़ा कि जो परचेज ऑर्डर है वो ऑथराइज्ड हो रहा है, वो ड्यूली साइन किया जा रहा है बाय ऑथराइज्ड पर्सन। वही ये चेक करो कि जो ट्रांजैक्शन है वो ऑथराइज हो रहा है या नहीं। अब जो ये कर रहे हो इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इंक्वायरी करना, ऑब्जर्व करना इंटरनल कंट्रोल को, जो कि कोई ऑडिट ट्रायल नहीं हो छोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, determining who actually performs each function and not merely who is supposed to perform it. अब परचेज ऑर्डर को ड्यूली साइन एक ऑथराइज पर्सन करना चाहिए जो परचेज डिपार्टमेंट का होगा, ठीक है। तो ये हु इज़ सपोज टू परफॉर्म इट छोड़ो, आप ये देखोगे कि एक्चुअली में कर कौन रहा है। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है, जिससे आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं बच जाती है रिगार्डिंग ऑडिट। Re-performance involves the auditor's independent execution of procedures or control that were originally performed as part of entity's internal control. For example, reconciliation of bank accounts to ensure they were correctly performed by the entity. अभी तक ऑडिटर जाके पूछ रहा था, देख रहा था, अब ऑडिटर ना कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर बैंक अकाउंट का रिकन्सिलेशन करेगा, रिकन्सिलेशन करके वो चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि क्या करेक्टली परफॉर्म की गई हैं सारी ट्रांजैक्शंस। रिकन्सिलेशन में हम क्या करते हैं, हम कैश बुक या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं और जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, और एट लास्ट हम अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक के बैलेंस में आएंगे, कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक के बैलेंस में आएंगे, और ये दोनों एक दूसरे से फिर टैली करनी चाहिए। मतलब जो इन्फॉर्मेशन डेटा में दी हुई है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी और जो ये आपने कैलकुलेट किया, ये दोनों टैली करनी चाहिए।
Testing of internal control operating on specific computerized applications or over the overall information technology function, for example access और program change controls. ऐसे इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट करना, चेक करना, जो कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन के बेसिस पे चलती है. तो ये कुछ 4 पॉइंट्स जो हमने पढ़े, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंक्लूड करता है इनको. मतलब ये 4 पॉइंट्स अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो. जब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे होते हो रिगार्डिंग इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो आप क्या चीज़ें कंसिडर करते हो कि वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं, क्या कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई हो रहे हैं, कौन उन्हें अप्लाई कर रहा है. इससे आपको पता चल सकता है कि क्या कोई डेविएशन है इनके बीच में, मतलब क्या कोई मिस स्टेटमेंट होने की चांसेस है या कोई चेंजेस है. अब चेंजेस कैसे हो सकते हैं, डेविएशंस कहाँ से अकर हो सकते हैं. चेंजेस इन की पर्सनल, ये परफॉर्म करने वाला पर्सन ही चेंज हो गया, कोई सीजनल फंक्शन में सिग्निफिकेंट चेंज आया, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में सिग्निफिकेंट चेंज आया, या किसी ह्यूमन एरर की वजह से डेविएशन देखने को मिला. और अगर कोई भी डेविएशन डिटेक्ट होता है, मिलता है, तो ऑडिटर स्पेसिफिक इंक्वायरी करता है रिगार्डिंग सच मैटर्स, जैसे कि अगर की पर्सनल चेंज हुए हैं तो कब चेंज हुए हैं, कैसे चेंज हुए हैं, और फिर वो इंश्योर करता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्रोप्रिएटली कवर करे उस पीरियड को जहाँ ये चेंज और फ्लक्चुएशन अकर हो रही है. जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हो और आपको जो रिज़ल्ट मिलता है, उस रिज़ल्ट के बेसिस पे ऑडिटर ये इवेल्यूएट करता है कि क्या इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन और ऑपरेट हो रहे हैं जैसा कंटेम्पलेट, जैसा सोचा गया था, जैसा दिखाया गया था प्रीलिमिनरी असेसमेंट के टाइम पे. और जो डेविएशन दिख रहे हैं उनका इवेल्यूएशन करने से ऑडिटर को ये पता चलता है, वो ये कंक्लूड कर पाता है क्या जो हमारा एसेस लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है. आपने पहले देखा था, आपको लगा था कंट्रोल रिस्क 10% है, पर अभी आपको कुछ डेविएशन मिले. जब आपने उन डेविएशन को चेक किया, उनको इवेल्यूएट किया, तो आपको अब लग रहा है नहीं हमें रिवाइज करना पड़ेगा. अब कंट्रोल रिस्क 15% हो सकती है, या कंट्रोल रिस्क अब घट के 5% हो सकती है. तो ऐसे केसेस में ऑडिटर मॉडिफाई करता है अपना एनटीई ऑफ प्लान्ड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स. अब अपनी ऑडिट का कंक्लूजन देने से पहले ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क कंफर्म हुई है. कैसे? बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, जो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, उनके रिजल्ट्स को कंसिडर करते हुए ये बताएगा कि क्या असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क कंफर्म की गई है या नहीं. मतलब जो तुमने 10% सोचा था वो 10% ही कंफर्म है या नहीं. और इन केस ऑफ डेविएशन ऑडिटर कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा और कंसिडर, जिससे वो कंसिडर कर पाए जो भी इम्प्लीकेशंस इन डेविएशन के हो सकते हैं हमारी ऑडिट में. और जब इन इंक्वायरीज़ को कंडक्ट करने से ऑडिटर ये कंक्लूड करता है, उसे ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि वो ये कंक्लूजन में पहुंचता है कि डेविएशंस ऐसे हैं जो हमारी कंट्रोल रिस्क के असेसमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो तब तक इसे अमेंड करता रहेगा, इसे चेंज करता रहेगा, जब तक हमें ऐसे ऑडिट एविडेंस ना मिल पाए जो सपोर्ट करें उस असेसमेंट को. वही एट लास्ट वापस से रिपीट कर दिया है कि अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि रिवाइज करने की ज़रूरत है एसेस लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क को, तो वो मॉडिफाई करेगा अपना एनटीई ऑफ प्लान्ड सब्सटेंसिव प्रोसीजर. नाउ व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. हियर वी आर डन विथ टुडेज टॉपिक, टुडेज क्लास. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.